बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज खमियाजा कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। नतीजा कुव्वत गज़बनाक अंदाज में कमरे में दाखिल हुई। इसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। कमरे के बेड पर एक नौजवान महू ख्वाब था और फिर उस नतीजा कुव्वत ने अपने नाखून नौजवान के गले में गाड़ दिए। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइज को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। रात के 12 या फिर 1 बजे के दरमियान का वक्त होगा। अंधेरे ने मोहल्ले की हर गली में अपने पैर फैला रखे थे। हर तरफ सुकूत तारी था। सारे लोग अपने बिस्तरों में नींद के ज़ेरे असर खोए हुए थे। परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में खामोश थे। ऐसे में अगर किसी गली में कोई कुत्ता भौंकता तो इसकी आवाज खामोशी को चीरती हुई माहौल को लरसा कर रख देती और कुत्ते की आवाज अरताश पैदा करती, पूरे मोहल्ले की फिजा को दहशतनाक कर देती। वहीं एक इमारत के ऊपरी कमरे में नरम नरम बिस्तर पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने ख्वाबों की दुनिया में इतनी खोई हुई थी कि इसे जरा सा भी इस बात का इल्म न था कि इलाके के सारे लोग दहशतज़दा होकर अपने अपने बिस्तरों में दबके पड़े हैं। लेकिन इसकी जुल्फों को कितनी आज़ादी हासिल थी कि हवा के झोंके का खिड़की से अंदर दाखिल होते ही वो उस हसीन दोशीज़ा के चेहरे पर फैल जाती। और शान देखिए उस कंबल की जिसने इसको अपनी आगोश में समेट रखा था, बल्कि वो हर चीज से बेगाना अपने ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई थी। इसके होंठों पर जैसे हल्की सी मुस्कान रक्सा थी। अचानक खिड़की से एक हेवला नमूदार हुआ और कमरे में दाखिल हो गया। इसका रुख उस दोशीज़ा की तरफ था। हेवला चलते हुए बेड के करीब पहुंचा और देखते ही देखते वो बिस्तर में दाखिल हो गया। इसके बाद बहुत ही भयानक मंजर रोनुमा हुआ। दोशीज़ा कसमसाई और फिर जैसे इसके जिस्म में अजीब सी हलचल मच गई। इसके खूबसूरत होंठ फैलकर मोटे बद्दे हो गए। इसके बाल बिखरते हुए अजीब शक्ल अख्तियार कर गए। इसके गुलाबी गालों की दिलकशी उतरने लगी और इसके दांत और नाखून लंबे हो गए। और जहां थोड़ी देर पहले दिलकश दिल नशीन दोशीज़ा थी, अब वो एक चुड़ैल का रूप दहाड़ चुकी थी। इसकी आंखों में जैसे अंगारे भर चुके थे। वो उठी और जाकर कमरे के दरवाजे को एक लात मारी तो दरवाजा उड़ता हुआ फर्श बोस हो गया। दरवाजे के टूटने की आवाज सुनकर घर वाले भी जाग चुके थे। जैसे ही घर वालों की नजर चुड़ैल पर पड़ी तो सब खौफ के मारे अपने अपने कमरों में भाग गए। सिर्फ एक अधेड़ उम्र शख्स और दूसरी इसकी हम उम्र औरत वहां खड़े रहे। अधेड़ उम्र शख्स दौड़कर चुड़ैल के पैरों में जा गिरा और रो रो कर बोलने लगा, खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को छोड़ दो, वो मासूम है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चुड़ैल पर इस शख्स की किसी बात का असर नहीं हो रहा था। इसने इस शख्स को धक्का दिया तो वो दीवार से टकराया और फर्श पर ढेर हो गया। देखो तुम जो कोई भी हो, तुम्हें अपने रब का वास्ता मेरी बच्ची को छोड़ दो। तुम जो चाहती हो वो हमें बताओ, हम वो जरूर करेंगे, लेकिन इस तरह हमारी फूल सी बच्ची पर जुल्म तो मत करो। वहां खड़ी औरत भी रोकर चुड़ैल के आगे हाथ जोड़ रही थी। औरत की बात सुनकर चुड़ैल ने इसको बाजू से पकड़कर एक दूसरी तरफ फेंका तो औरत का सर टेबल से टकराया और इसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। चुड़ैल कमरे से निकलकर बाहर आई। इसके बाद वो हवा में उड़ती हुई जाकर एक बंगले के सामने उतरी। वो बंगला ऐसे सजा हुआ था जैसे आज यहाँ पर किसी की शादी हो। हर तरफ दीवारों पर फूल सजाए गए थे। चुड़ैल ने गजबनाक निगाहों से सामने देखा और उसकी निगाहों से शोला निकला जिसने सारे फूलों को अपनी लपेट में ले लिया। इसके बाद वो एक कमरे में दाखिल हुई। कमरे के बेड पर एक नौजवान लड़का दूल्हे की शेरवानी में मलबूस सोया हुआ था। चुड़ैल गुस्से से इसकी तरफ लपकी और अपने तेज नाखून उस नौजवान के गले में गाड़ दिए तो नौजवान की आंखें फटने लगी। इसने बहुत हाथ पांव चलाए लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। आखिरकार नौजवान जिंदगी की जंग हार गया और इसकी रूह परवास हो गई। चुड़ैल के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट फैली और वो धुएं में तहलील हो गई। 2010 शुरू हो चुका था
اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اس کالج میں عید ملن پارٹی بڑی دھوم دھام سے جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کی جا رہی تھی۔ پھر فراز اسٹیج پر پہنچا اور گانا شروع کیا۔ اس کی سریلی آواز ہر لڑکی کو دل کو چھو رہی تھی۔ وہ اپنی آواز کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ کالج کی ہر لڑکی اس کو اپنا بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ ان چیزوں سے دور رہ کر صرف اپنی سٹوری اور اپنی آواز کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش میں رہتا تھا۔ جیسے ہی اس کا گانا ختم ہوا تو بھرپور تالیوں سے ہال گونج اٹھا۔ فراز اسٹیج سے نیچے اترا تو اس کے موبائل کی رنگ بجی۔ اس نے موبائل کو دیکھا تو اسکرین پر وہی نمبر دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگا کر ہیلو ہیلو کہا تو دوسری طرف سے کال کاٹی جا چکی تھی۔ دراصل بات یہ تھی کہ کچھ دنوں سے کوئی فراز کو بہت تنگ کر رہا تھا۔ کبھی اس نمبر سے مس کالز آتی تو کبھی میسج، اور میسج میں مس یو یا لو یو کی تحریر لکھی ہوتی۔ کوئی اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ جب فراز اس نمبر پر کال کرتا تو دوسری طرف سے کال ریجیکٹ کر دی جاتی۔ اس بات کو لے کر وہ کافی پریشان تھا۔ اس کے خاص دوست بلال اور فیضا تھے جو کہ اس کے کلاس فیلو تھے۔ اس نے بھی فراز کی مدد کی لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ ابے او حیران پریشان ریاست کے بے چین سلطان، کیا بات ہے اتنے حسین ماحول میں بھی منہ لٹکایا ہوا ہے؟ بلال نے قریب آ کر فراز کی حالت دے کر پوچھا۔ بس یار اس بات کو لے کر پریشان ہوں، فراز نے مایوسی سے کہا۔ ابے تو فکر کیوں کرتا ہے، ہوگا کوئی اپنے دوستوں میں سے جو کہ تم سے مذاق کر رہا ہوگا، بلال نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، فراز نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں کلاس کی طرف چلے گئے۔ کلاس میں فراز، بلال اور فیضا کی سیٹیں ساتھ ساتھ تھی۔ فراز صاحب کچھ پتا چلا اس نمبر کے بارے میں؟ فیضا نے پوچھا۔ نہیں یار، لیکن میں بہت جلد پتہ لگا لوں گا، فراز نے بغور فیضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ فیضا نے حیرانی سے پوچھا۔ بس ہے ایک میجک میرے پاس، فراز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، اگر تمہیں پتا چلے تو مجھے بھی ضرور بتانا، فیضا نے کہا تو فراز نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ تم لوگ یہی رکو، میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، فیضا بول کر چلی گئی، لیکن وہ اپنا موبائل وہیں پر چھوڑ گئی تھی۔ یار کہیں تمہیں تنگ کرنے والی لڑکی فیضا تو نہیں؟ بلال نے اچانک کہا۔ نہیں یار، وہ ایسا بھلا کیوں کرے گی؟ فراز نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا کہ تمہیں کوئی دوست تنگ کر رہا ہے، اور فیضا بھی تو اپنے دوستوں میں سے ہے۔ تو ایسا کر، وہ موبائل بھول گئی ہے تو اس کے موبائل سے خود کے موبائل پر کال کر اور سارا سچ سامنے آ جائے گا۔